यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो PT 365 है, विजन है इसकी, तो इसमें से देखो राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी का आपका टॉपिक है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना भी करंट अफेयर्स पॉलिटी करेगा कब से कब तक, अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा आपका जो करंट अफेयर्स है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो और एक और मैगजीन आएगी इसके बाद, जो ईयर PT की 1 मैगजीन है, PT की 2 मैगजीन आएगी, वहाँ से आपका मई से लेके जो मार्च अप्रैल तक वो तो पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैगजीन को, देखते हैं हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है। ठीक है, यहाँ से हमारा टॉपिक देखते हैं। जैसा टॉपिक है संविधान से संबंधित मुद्दे। ठीक है, पहला आपका टॉपिक यहाँ पर है, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आएंगे ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या टॉपिक है आपका, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार, कार्यप्रणाली। ठीक है, उसके फंक्शन क्या क्या है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से टोटल आपका यहाँ से तीसरा टॉपिक है, चौथा आपका न्यायपालिका है, पाँचवां चुनाव है। ठीक है, चुनाव इलेक्शंस, छठा आपका महत्वपूर्ण अधिनियम यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पूरे जो 6 टॉपिक हैं और जो अन्य सुर्खियों में रहा है वो 7वां मिला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टॉपिक दिए हुए हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको कुल 70 से 80 पेज यहाँ पर आपको टॉपिक दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको देखते हैं, कवर करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले नंबर जो हमारा यहाँ से रहेगा, देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर जो टॉपिक है वो किसका है, संविधान से संबंधित मुद्दे। ठीक है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है संविधान से संबंधित मुद्दे। इसमें आगे मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, इसमें देखो यहाँ बोला है हाल ही में ऐतिहासिक केशवन भारती जो निर्णय था उसमें 50 वर्ष के पूरे हो गए थे, ये था। इस वजह से क्या है, इसमें हमारा न्यूज़ में है। राइट, तो देखो केशवन भारती बाद 1973 के बारे में आपको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारा इसका 50 वर्ष यहाँ पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस पर क्या क्या आपको याद रखना है, केशवन भारती बाद 1973। ठीक है, ये बात केरल के जो सरकार के विरुद्ध दायर की याचिका संबंधित था। केरल में भूमि सुधार जो अधिनियम था 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जो जमींदार थे उसमें मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने और निर्णय दिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवन भारती बनाम केरल वाद जो था उसमें चुनौती दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि किस वाद में आपको दिया गया था। ठीक है, तो ये जो केरल भूमि सुधार अधिनियम है 1963। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 25 और 26, 31 में निहित मूल अधिकार के अतिक्रमण का आरोप यहाँ पर लगाया गया था, जो यहाँ पर केरल भूमि सुधार अधिनियम था उसमें। आपसे पूछ सकता है कि जो केरल केशवन भारती बाद हमारा न्यूज़ में था, किस अनुच्छेद को लेकर हमारे न्यूज़ में था, यानी आर्टिकल 25, 26 और आपका 31। यहाँ से पूछ भी सकता है कि आर्टिकल 25, 26 और 31 में क्या है, उसके बारे में आपको दे भी सकता है डाटा। ठीक है, तो 3 बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्या है, अगला यहाँ से हमारा इसमें बोला है इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है यहाँ। ठीक है, इस वाद में जुड़े जो कुछ तथ्य हैं पर उसका प्रावधान मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। साथ ही क्या यह निर्णय दिया था कि संसद को जो संविधान की किसी भी या सभी प्रावधान मूल अधिकारों सहित संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, कब यहाँ पर बोला गया था, जो 24वां संविधान संशोधन है उसको बरकरार रखते हुए बताया गया था। ठीक है, उसके बाद A.K. गोपालन वाद जो है 1950, शंकरी प्रसाद वाद 1951, 1965 सज्जन सिंह वाद, उसके बाद गोलकनाथ वाद आपका 1967 और 1971 में आपका जो ये 1973 में आपका जो केशवन भारती वाद है ये। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर आप आए हैं ये आपको एक एक चीज़ आपको याद रखना है। आपसे देखो मैच करने को भी देगा, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, कि कौन कौन से इसमें किस सन के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ से देखते हैं, देखो जो भी आर्टिकल न्यूज़ में आ रहा है, एक एक आर्टिकल आप एक पेज बना लो, एक आर्टिकल आपको यहाँ से एक एक पेज के बारे में पूरा पता होना चाहिए क्या यहाँ पर है। जैसे आर्टिकल 39B ये क्या, एक एक बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं 2 आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किए थे आपके। ठीक है, तो वो भी आपको ऊपर पता होना चाहिए। 39C में क्या है, राइट, और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम और 25वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको एक एक बात इससे पता होना चाहिए इस नंबर पेज से। अगला देखते हैं, इससे पहले गोलकनाथ वाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं होगी। ठीक है, किसमें कहा गया था, गोलकनाथ वाद में ये बताया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कौन सा वाद था जिसमें कहा था कि जो 368 के तहत संसद की संविधान के संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। तो आपको याद रखना है, गोलकनाथ वाद याद रखना। ठीक है, ये कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार को संविधान द्वारा संशोधित या निश्चित या निरस्त सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की शक्ति ने कोर्ट के निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, आगे निर्णय जो और भी यहाँ पर डिसीजन लिए गए थे 25 और 29वें संविधान संशोधन को छोड़कर और भी यहाँ पर बताया गया था। उद्देशिका है उसके संविधान का एक भाग है, इसमें संविधान संशोधन किया गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात नहीं व्यक्त करना है आपको। जैसे कि आप कुछ सिद्धांत दिए हो, जैसे यहाँ पर दिया अलग से ये
कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग हैं, कौन कौन से हैं? आपसे बोलेगा इनमें से कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे मूल संविधान के या मूल ढांचे का भाग हैं। तीन बात आपको दे देगा या 4 बात दे देगा, उनमें बोलेगा कौन सी हैं कौन सी नहीं, 1-2 आपको नहीं दे देगा। तो ये बातें आपको सब याद रखनी कि कौन कौन से इसके मूल ढांचे का भाग हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप एक पेज में लिख भी सकते हैं अपना, ठीक है। अगला देखते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में। मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान के कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान है जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया सकता है। आपसे बोलेगा स्टेटमेंट दे देगा कि जो हमारा मूल ढांचे है उसके बारे में आपको विचार करना है। ये बोलेगा संविधान की कुछ ऐसी जो विशेषताएं हैं जिसे संविधान संशोधन द्वारा संसद के माध्यम से इन्हें संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, गलत होगा ये, क्योंकि यहाँ पर निरस्त नहीं किया सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल देगा इसी में कि न्यायिक समीक्षा का इसका अधिकार होता है, मूल ढांचे का ये भाग हमारा माना जाता है। तो ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है, ये हमारा मूल संविधान का भाग है, ठीक है, मूल ढांचे का भाग है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है? ये संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है, ठीक है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवन दस्तावेज बना रहे, ठीक है। इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों को पृथककरण जैसे कई सिद्धांत और मूल ढांचे को शामिल किया गया, जैसे कि ये भारत में संवैधानिक कानून के आधार बन गए हैं, राइट। अगला, ये संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय जो न्यायपालिका है उसके दृष्टिकोण को दिशा निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको जितने ऊपर बताया मैंने वो बातें आपको सब याद रखना है। अगला यहाँ से हमारा टॉपिक है जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता, जो जिला न्यायालय उनकी स्वतंत्रता या मूल ढांचा इसमें, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर दे रखा है इनका इंडिपेंडेंस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा होगी, ठीक है। ये आपको इस वजह से क्या न्यूज़ में था, ये इस वजह से यहाँ पर दिखाया गया क्वेश्चन, ठीक है। कोर्ट ने इस फैसले पर सुनाया था कि न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांत को प्रकाश डाला गया। इसमें शामिल है कौन कौन सा? जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन जो पेंशन है इसके लिए सेवा शर्त में देश भर के जो एकरूपता है वो बनाए रखना, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण, इसमें न्यायपालिका को क्या है, पदाधिकारी को जो विधायिका है कार्यपालिका उसके कर्मचारियों से अलग अलग माना जाना चाहिए, ठीक है। पद नाम और सेवा शर्त क्या है, इसमें एकरूपता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि शक्तियों का पृथक्करण, पद नाम और सेवा शर्त का एकरूपता और यहाँ पर इनका जो वेतन पेंशन है वो सब मामले में एकरूपता, ठीक है। अगला यहाँ से जिला न्यायालय, ये क्या है? जिला न्यायालय न्यायाधीश में जिले में सर्वोच्च न्याय जो होता है न्यायिक प्राधिकारी होता है, ठीक है। अधीनस्थ न्याय जो न्यायपालिका है उसमें संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं। इस कारण जिला न्यायालय की एक स्थिति दूसरे राज्य की अलग स्थिति से अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि इससे पूछेगा कि जो अधीनस्थ न्यायपालिका है इसका अधिकारिता नामकरण बोलेगा केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि क्या है, राज्य सरकार के द्वारा या राज्य निर्धारित करता है इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट ऊपर एक है जिला जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति पोस्टिंग की पदोन्नति हाई कोर्ट के परामर्श के राज्यपाल द्वारा करता है, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा अनुच्छेद 370 का निरसन, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो संबंधित तथ्य क्या है, 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश जो था 2019 का क्या है, उसमें इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान किसी अपवाद, ठीक है, किसी अपवाद के जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे, ठीक है, जो अब यहाँ पर जिसको खत्म कर देगा 370 का दर्जा उसको लेकर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, याचिकाकर्ताओं ने संघ की कार्रवाई में संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, ठीक है, चुनौती दी थी, जिसमें से क्या बताया गया था, देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय जो था उसमें ये क्या है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत विलय और उसके बाद की जो स्वयं की संप्रभुता थी वो नहीं रह गई थी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 370 में संविधान के एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान था, ठीक है। कोर्ट ने कहा था कि संसद के किसी भी राज्य उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है, ठीक है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई मामले में ये फैसला दोहराया था कि उसने कहा राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अनुच्छेद 370 एक ऐतिहासिक परिदृश्य है। विलय पत्र इसका क्या है, जम्मू कश्मीर के अस्थायी प्रावधान यहाँ पे क्या है, इसका देखो भारत का संविधान का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब अनुच्छेद 370 को संविधान में भाग 21 में जोड़ा गया था, ठीक है। आपसे बोलेगा जो हमारा भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय अनुच्छेद 370 को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था, ठीक है, किस भाग में, भाग 21 में। भाग 21 का शीर्षक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध होता है, ठीक है। अनुच्छेद 370 रक्षा, विदेश मामले, वित्त, संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद
को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी, है नहीं थी क्योंकि खत्म हो गया वो, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A, यह अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ था। अनुच्छेद 335 में जम्मू कश्मीर राज्य स्थायी के निवासियों के लिए जो अधिकार है उसे मिलने वाली विशेष सुविधाओं का प्रावधान यहाँ पर इसमें किया गया था। आपसे बोलेगा कि जो आर्टिकल 35 है वो आर्टिकल 70 से ही, जो 370 है उसी से ही उत्पन्न हुआ था, ठीक है। कुछ और भी बातें दे देगा 2-3 बार, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगला अनुच्छेद 3, ये क्या है? यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा जो हैं जो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूदा राज्य क्षेत्र के सीमाओं का नाम का परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया था कि उपयुक्त कानून के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, ठीक है। यह विधेयक किसी राज्य के राज्य क्षेत्र की सीमा के नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति ऐसे विधि संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ठीक है। उसके संशोधन जो अधिनियम है उसके बारे में, यहाँ न्यूज़ में था ये, तो इसलिए देखते हैं इसको। NCTD, ठीक है, NCTD जो आपका नियम है, अधिनियम है ये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम। इसका गठन का प्रावधान इसका सेवाओं के संबंधित कुछ जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस या दिल्ली के LG है उस पर सिफारिशें करना, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आएगा देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो, इसमें जो LG की शक्तियाँ हैं, ठीक है, LG की शक्तियाँ इसके मामले में LG का पूर्णतः अपने विवेक से कार्य कर सकता है। इसमें निम्नलिखित कौन कौन से कार्य कर सकता है, ठीक है। दिल्ली के जो प्रधान गृह सचिव हैं और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी, याद रखना है आपको। जो LG की सिफारिशें क्या क्या होंगी, जैसे कि दिल्ली विधानसभा की जो विधायी क्षमता है उससे बाहर किंतु LG के द्वारा सौंपा गया हो, ठीक है। ऐसे मामले जहाँ LG को कोई जो न्यायिक अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, राइट। LG की प्रमुखता, ये LG के कानून के विशेषाधिकार का विस्तार करता है। इसके तहत जो आपका NCCSA की सिफारिश है उसको स्वीकार करके यहाँ कर सकता है और पुनर्विकास के लिए यहाँ पर भेज सकता है वापस, ठीक है। NCCSA क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेवा प्राधिकरण जो है वो, ठीक है। मंत्रियों द्वारा मामलों पर निपटान, कुछ विशेष मामलों की जो है इसमें दिल्ली पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों के मुख्यमंत्री और सचिव के माध्यम से उनकी जो राय है उसके माध्यम से समस्त प्रस्तुत करना होता था। इसमें से कुछ संबंधित मामले हो सकते हैं जैसे कि दिल्ली में शांति व्यवस्था, ठीक है। दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अन्य सरकारों के बीच संबंध, विधानसभा के सत्र को बुलाना, 17 स्थानों को विघटित तथा ऐसे मामले जिन पर LG को अपने विशेषाधिकार से आदेश देना हो। इसमें क्या है, ये मंत्रियों द्वारा कुछ मामले में निपटान होगा इसका, ठीक है। अगला है यहाँ पर दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास। दिल्ली जो सरकार है उसके प्रशासन का विकास कैसे होगा, ये यहाँ पर है। यहाँ पर देखो, इसे भाग C के राज्य का जो 1951 में बनाया गया था। 1952 निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया, ठीक है। 56 में क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके तहत दिल्ली को UT का यहाँ पर दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1966 में दिल्ली को समिति प्रधान जो सरकार प्रधान, इसके टाइप से आप ये सब पूरे देख सकते हैं क्या है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश UT के रूप में वर्गीकरण। पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक UT के रूप में वर्गीकृत किया गया। यहाँ से कि केंद्र जो शासित प्रदेश है उसमें प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत यहाँ पर इसके तहत प्रावधान किया गया, ठीक है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि UT का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक है उसके द्वारा पर किया जाएगा। विशेष दर्जा क्या है, S बालकृष्णन समिति ने इसकी सिफारिशों में 69वें संविधान संशोधन जो है उसमें अधिनियम 1951, ठीक है, अधिनियम 1991 में दिल्ली का विशेष दर्जा का दर्जा यहाँ पर बताया था, यहाँ पर प्रदान किया था। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCTD के रूप में सीमित किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 239 AA, इसमें क्या है, इस संशोधन में जोड़ा गया था जो दिल्ली को विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद से युक्त एवं केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया था। उपराज्यपाल LG को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता है, ठीक है। दिल्ली विधानसभा की शक्तियाँ, दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि को छोड़कर राज्य सूची के समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, संसद दिल्ली के संबंधित राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषय पर कानून यहाँ पर बना सकती है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपका, ये वाला भी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा GNCTD अधिनियम, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो शासन अधिनियम है उसके तहत 1991 में दिल्ली विधानसभा और जो दिल्ली सरकार है उसमें काम के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी, राइट। अगला नंबर टॉपिक देखने क्या है, प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन, इसको देखने क्या है। प्रिवेंटिव डिटेक्शन के बारे में, प्रिवेंटिव डिटेक्शन का अर्थ होता है अपराध करने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समझ खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो
अभी तक अपराध नहीं किया हो, लेकिन जो प्राधिकारियों को लगता है कि वैसा कर सकता है, ये आपका प्रिवेंटिव डिटेक्शन के बारे में ये आएगा। ठीक है, इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, आपसे बोलेगा प्रिवेंटिव डिटेक्शन पर आपको विचार करना है, आपसे पहला स्टेटमेंट देगा इसे बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है, वैसा कर सकता है तो अगर उसको गिरफ्तार करने का हक होता है। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट देगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) या 22(2) के तहत गिरफ्तारी हिरासत सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव जो आपका डिटेक्शन कानून है, इसके तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, अगला है संसद को भारत की रक्षा, विदेश मामले और सुरक्षा से जुड़े जो मामले हैं उसमें प्रिवेंटिव डिटेक्शन संबंधी कानून बनाने का अनन्य प्राधिकार यहाँ पर होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, आपूर्ति और सेवाओं को रखरखाव से संबंधित जो मामले उसका संसद के साथ राज्य विधानमंडल का भी कानून इसमें बना सकता है। निम्नलिखित कुछ कानून है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेक्शन प्रावधान यहाँ पे शामिल किए गए, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक्स ड्रग्स जो आपका साइकोट्रोपिक्स है ये। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट से ये एक 1985, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम जो आपका, ये सब क्या है आपकी जो इसमें प्रिवेंटिव डिटेक्शन के प्रावधान है वो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन संबंधित यहाँ पर प्रावधान क्या क्या है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 यहाँ पर बताया गया। आर्टिकल 22 के बारे में आपको जितने भी अनुच्छेद आ रहे हैं वो एक एक अनुच्छेद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या है। अनुच्छेद 22(2) में क्या है, राइट। अनुच्छेद जो आपका 22(3) और 22(4), देखो आर्टिकल 22 का 1, 2, 3, 4 चारों आर्टिकल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, राइट। यहाँ से देखो प्रिवेंटिव डिटेक्शन के संबंध में कोर्ट के मुख्य निर्णय, जैसे इसको पालन बनाम मद्रास राज्य था उसमें, सिब्बल लाल बनाम उत्तर प्रदेश का यहाँ बहुत था ये, शंभुनाथ बनाम शंकर बनाम पश्चिम बंगाल का रहा था ये, तो तीनों बात आपको ये याद रखने हैं। अगला हमारा है व्यक्तित्व का अधिकार। ठीक है, ये व्यक्तित्व अधिकार हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर तीसरे पक्ष का यहाँ पर दुरुपयोग किए जाने पर संरक्षण प्रदान किया, इस वजह से न्यूज़ में था। निजता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार के तहत उस व्यक्ति की रक्षा करने यह का अधिकार से होता है। ठीक है, व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवि या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं जो किसी सेलिब्रिटी के अन्य व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। ठीक है, भारत में व्यक्तित्व एक जो अधिकार है वो क्या क्या है। देश में व्यक्तित्व अधिकार उसके संरक्षण का किसी भी कानून के स्पष्ट करने को लेकर यहाँ पर नहीं किया गया। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार इसके तत्व के विद्यमान होते हैं। भारत में व्यक्तित्व के अधिकार निम्नलिखित 2 प्रकार के शामिल हैं, जैसे कि पब्लिसिटी का अधिकार, ठीक है, राइट टू पब्लिसिटी। दूसरा निजता का अधिकार, राइट। देखो यहाँ पर इसमें ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून के इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, शासित होते हैं। निजता का अधिकार में इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आप नहीं कर सकते हैं, उसका अधिकार शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगला निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति एस पुट्टास्वामी जो सेवानिवृत्त मामला है उस केस उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले इसमें शासित होता है। ठीक है, यह मरणोपरांत व्यक्तित्व जो अधिकार है प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, यह कानून अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्ति के नामों का प्रतीक है उसमें यहाँ पर रोक लगा सकता है। भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है, यदि कोई व्यक्ति किसी मृत या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है तो अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है, उसके लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि मुकदमा दर्ज यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अंतर्राष्ट्रीय जो विषय है उसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकार का संरक्षण कोई स्पष्ट जो अंतर्राष्ट्रीय विषय संधि नहीं है ये। ठीक है, हालांकि पब्लिसिटी कुछ संबंध अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समय के प्राप्त इसमें किए जा सकते हैं। रोम अधिनियम ये क्या है 1961, ये कलाकारों अधिकारों फोनोग्राम जो प्रोड्यूसर्स के अधिकार के प्रसारण करने की रक्षा करता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार जो पहलू हैं उसमें यह समझौता जो फोनोग्राम है उसको प्रोड्यूसर पर लाइव प्रदर्शन करने वाले कुछ जो अधिकार है उसको प्रसारण करने की रक्षा करता है। विपो प्रदर्शन जो फोनोग्राम की संधि के लिए एक विशेष रूप से डिजिटल परिवेश कलाकारों को फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा ये करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार आप रीड कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या है रोम अधिनियम और आपका जो अभिसमय और जो बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित पहलू है ये क्या है समझौता, और विपो प्रदर्शन का फोनोग्राम संधि ये क्या है, तीनों बातें पता होनी चाहिए आपको ये। ठीक है, इस टाइप से देखो हमारा जो ये टॉपिक था 2.2 वाला, ये भी इसके कुछ टॉपिक और बचे इसको देख लेते हैं। व्यक्तित्व के जैसे अधिकार हैं उससे संबंधित कुछ हमारे संवैधानिक प्रावधान, जैसे आर्टिकल 21 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार है, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है,
उसके बाद हमारे यहाँ पे जो कुछ केस हैं इसको लेके, दीपा जय कुमार बनाम SL विजयवाद ये केस था, साक्षी मलिक बनाम विगेटस्वर जो आपका क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए केस था, ये यहाँ पर है 2021 का और 2019 का, दोनों केस आपको ये पता होना चाहिए व्यक्ति के अधिकार से संबंधित जो आपके प्रावधान थे उसको लेकर। ठीक है, अगला हमारा है हेट स्पीच, इसको देखते हैं। हेट स्पीच के बारे में, हेट स्पीच भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित इसको नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा करने वाले व्यक्ति से होता है। हेट स्पीच व्यक्तित्व के विभिन्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूप में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव का प्रतीक चित्र शामिल होता है। ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से इसको प्रसारित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि जो हेट स्पीच है सिर्फ इसको ऑनलाइन तरीके से प्रसारित किया जा सकता है, तो गलत है, दोनों ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों। भारत में हेट स्पीच नियंत्रित करने वाले कुछ कानून है, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 19(2) इसमें बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ दिया है धारा 196(1) धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विधि जो समूह है उसके बीच शत्रुता उसको बढ़ावा देना दंडित करता है। ठीक है, धारा 299 ये किसी भी वर्ग में जो आपका धार्मिक विश्वास है उसको अपमान करना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर जो दुर्भावपूर्ण कृत्य हैं उसके लिए दंड को परिभाषित करता है। ठीक है, धारा 353(1), 353(2) इसमें विभिन्न वर्गों के लिए लोक हानि, शत्रुता, घृणा, जो दुर्भावना है वो पैदा करने वाली किसी कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार को दंडित करता है। ठीक है, अगला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये क्या है? इसके अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से आयोग घोषित करती है जो वाक्य और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से गलत आरोप यहाँ पर दोषी पाया जाता है। पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 8। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। धारा 123(3)(a) के अंदर क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि निर्वाचन संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधि एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना भी होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? नागरिक अधिकार। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 7 के तहत कहे गए जो लिखे गए शब्द है उसके माध्यम से संकेत, तस्वीर या स्पर्शता को उकसाने के बढ़ावा करने के लिए इसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 इसमें बताया गया कि धार्मिक संस्थानों या उनके प्रबंधक, ठीक है, उसकी धार्मिक समूह के बीच वैमनस्य या नफरत बढ़ाने के लिए धार्मिक परिषद यहाँ जो परिसर होते हैं उसका उपयोग करने से रोकता है। राइट, कुछ देखो इसके जो हमारे निर्णय थे क्या क्या थे, हेट स्पीच के कोई निर्णय थे ये, जैसे प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद 2014 का जो आपका निर्णय था ये, और 2015 का जो श्रेया सिंगल बनाम भारत संघवाद, और 2020 का जो अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद। ये तीनों केस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए हेट स्पीच के बारे में। आपसे बोलेगा कि हेट स्पीच के बारे में जो आपके केस हैं उस केस के बारे में डिफाइन करने को देगा कि इस केस में ये बताया गया था ऐसा, तो आपको तीनों केस 14, 15 और 20 का पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं उपासना स्थल अधिनियम 1991। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के बारे में यह अधिनियम घोषित करता है कि उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। ठीक है, उसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी भी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। ठीक है, यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र बनाए रखने जैसे कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था उसका सकारात्मक दायित्व भी डालेगा। यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्यवाही को जो 15 अगस्त 1947 को भी अदालत के प्राधिकरण से लंबित हों और कानून को होते ही ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उपासना स्थल के बारे में आपको ये 2 से 3 बार पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ठीक है, इस अधिनियम के अपवाद हैं कुछ, जैसे कि अयोध्या विवादित स्थल को इस अधिनियम में छूट दी गई थी। ठीक है, ये इसके अपवाद है। दूसरा, इसके अलावा यह अधिनियम प्राचीन स्मारक जो आपके पुरातत्व स्थल हैं उसमें अवशेष अधिनियम जो था 1958 उसके अंतर्गत जो स्मारक थे उसमें पुरातत्व स्थल पर लागू नहीं होगा ये। ठीक है, कोई भी विवाद जिनका अंतिम रूप से निस्तारण किया गया हो वे मामले जो भी इसमें शामिल नहीं हैं, जो पहले से निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं वो भी इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, किसी स्थल पर कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो ये भी इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। तो ये सब कौन कौन से इसके अंदर में नहीं आएंगे और क्या इसकी जो छूट दी गई थी जिसमें विवादित थे क्या क्या थे वो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला 1.8 संविधान की 8वीं सूची। 8वीं सूची क्या है? ओडिशा के मंत्रिमंडल
जो है उसमें संविधान की 8वीं सूची की कुछ भाषा को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में इस देश की जो अधिकारी भाषाएं हैं उसमें वर्तमान में 22 भाषाओं के यहाँ पर शामिल हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। सिंधी भाषा को 1967 में और कोंकणी मणिपुर नेपाली को 1992 में 71 में संविधान संशोधन की सूची में शामिल किया गया था। साथ ही 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम को माध्यम से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो भाषाओं को भी यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद भी होगी आपको ये। देखो जो भाषा है इसमें, किसी भाषा को संविधान की 8वीं सूची जो मिलेगी, शामिल की जाएगी, उसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये सब इसके लाभ मिलेंगे 8वीं सूची शामिल होने के बाद, ठीक है। संविधान की 9वीं सूची क्या है? इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान के शामिल किया गया था। इसमें इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 31 बी में जोड़ा गया था। 9वीं सूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बात आपको याद रखना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट IR कोल्वो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में फैसला सुनाया गया था कि 24 अप्रैल 1973 को के बाद में इन सूची में शामिल किए गए कानून की न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटी के मूल अधिकार या संविधान में मूल ढांचे का उल्लंघन ये करते हैं, ठीक है। जितने भी आर्टिकल न्यूज़ में आ रहे हैं आपको ये 4 पेज लेना है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करते रहना है कि जो आर्टिकल न्यूज़ में जो संविधान संशोधन आ रहे हैं वो, ठीक है। चुप रहने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है, ठीक है। ये बताया था चुप रहने का अधिकार आर्टिकल 20(3) में नहीं थे। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि यह संरक्षण केवल जो अपराधी हैं उस तक ही सीमित होगा, ठीक है। अगला है नंदिनी सत्तथी बनाम PL दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने से मजबूर करना अनुच्छेद 20 का उल्लंघन हो सकता है, 20(3) का, ठीक है। अगला है निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य के जो स्थानीय जो उम्मीदवार रोजगार हैं उसके अधिनियम 2020 को क्या रद्द किया था, ठीक है। इसमें हरियाणा में स्थानीय लोगों का 75% तक आरक्षण पर दिया गया था इसमें, ठीक है। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय के अनुसार ये अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में उल्लंघन करता है इसका, ठीक है। यहाँ से क्या देखो आपका भाग 3 भी मौलिक अधिकार न्यूज़ में आ गया, तो मौलिक अधिकार से लेकर जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सब एक एक पता होना चाहिए वहाँ, ठीक है। उसके बाद है कोर्ट ने फैसले से भी कहा कि अधिनियम संविधान नैतिकता का भी उल्लंघन करता है। संविधान नैतिकता का तात्पर्य संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन से है, ठीक है। उस राज्य संबंधी ने जो रखा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आंध्र प्रदेश 2019 में कुछ अन्य राज्यों को भी इसी तरह कानून बनाए थे, ठीक है। अगला है अफर्मेटिव एक्शन। ये क्या है? अफर्मेटिव एक्शन का तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई। इसे अमेरिका के कुछ विशेष पहचान वाले जो व्यक्ति उसके खिलाफ यहाँ पर पक्षपात ऐतिहासिक प्रतिरोध के निपटने के लिए इसे उपयोग में लाया गया था। इसके तहत अमेरिका में कॉलेज विश्वविद्यालय के जो अश्वेत हिस्पैनिक जो आपके अन्य अल्पसंख्यक छात्र हैं उनके लिए प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ, ठीक है। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन को एक उदाहरण है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित जो समूह है उसका शिक्षा, नौकरी, सरकारी जो योजना है उसकी छात्रवृत्तियाँ उस पर प्रतिनिधित्व को क्या बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में सरकार को आरक्षण से संबंधित प्रावधान को करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जो इंदिरा साहनीवाद जो रोजगार, शिक्षा दोनों में OBC और SC/ST के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा यहाँ पर तय की थी। ये बात आपको याद रखनी है कि आपसे किस बात में पूछेगा कि 50% आरक्षण दिया था तो आपको बताना है कि इंदिरा साहनीवाद पर जो रोजगार देने पर उसमें रोजगार और शिक्षा में, ठीक है। अगला है रंगनाथ मिश्रा आयोग, ठीक है। ये क्या है? रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में इसे आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसका गठन देश के भाषाई, धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर रेखांकित करने के लिए किया गया था। आयोग की रिपोर्ट 2007 में सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म के अलग कर देना चाहिए और साथ ही इसे अनुसूचित जनजाति के धर्म के तटस्थ यहाँ पर बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इसने इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी, ठीक है, रंगनाथन मिश्रा आयोग समिति ने। अनुच्छेद 355 ये क्या है? आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355 भारत के जो आपका संविधान है उसमें भाग जो आपका 10 ये 5, 15 और 3, 18, ठीक है, भाग 18, राइट। इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक एक निहित आपातकाल से संबंधित प्रावधान का एक हिस्सा बताया है, राइट। तो ये बताया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण जो है आंतरिक अशांति से प्रत्येक की रक्षा करे और साथ ही संघ की ये भी कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों को अनुसार यहाँ पर चला जाना सुनिश्चित करे, ठीक है। 355 आपका ये बताता है, ठीक है।
पैदल चलने का अधिकार जो हमारा है, ठीक है, जो राइट टू वर्क, इसमें बोला पंजाब पैदल चलने का अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। यह अधिकार NHAI सड़क सहित स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करने को अनिवार्य बनाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जितने भी आपका 1 पॉइंट्स से लेकर जितने टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर कर दिया, ठीक है। इस जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा संसद 2, ये 2 टॉपिक है जो मैं आपको कल डिस्को पूरा 2 और 3 ज़्यादा से ज़्यादा जितना टॉपिक होगा मैं आपको कल डिस्कस कर दूंगा, काफ़ी टॉपिक, ठीक है। तो आप इस जो मैगजीन आई थोड़ा सा आप इसको रीड कीजिए और अपने टॉपिक को भी मैगजीन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अपने टॉपिक प्रिंट निकाल के हाईलाइट भी कर सकते हैं, जो पूछना है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन कैसे बनना है, एक एक क्वेश्चन भी मैं आपको सेकंड जो कराऊंगा तो एक एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ से कराता रहूँगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।